हाय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने पहले से कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखा है या फिर आप एक बिगिनर हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर, यानी एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं से लेकर एक्सेल में हम बहुत लार्ज डेटा पर कैसे काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं से हम शुरू करेंगे कि कैसे हम एक्सेल को खोलेंगे और कैसे उसके फीचर्स को यूज़ करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलिए। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आइकन्स दिए हुए हैं। लेकिन हमें एक्सेल को जो खोलना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और बेसिकली मुझे पता है कि सभी लोगों को पता होगा स्टार्ट बटन किसे कहते हैं। तो लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिल जाएगा और इस स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, जिससे कि आपके सामने एक्सेल आ जाए। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल पहले से है, तो ये आपको ऐसे दिखाई दे देगा और अगर नहीं है, तो आपको कहीं से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेल का 2019 वर्ज़न है, जिसका मैं यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। आप कोई सा भी वर्ज़न यूज़ करें, सब सेम ही होते हैं। थोड़े से फीचर्स के अंतर होते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर एक्सेल खुलकर आपके सामने आएगा और इसमें आपने रिसेंटली जिन-जिन फाइल्स पे काम किया है, वो फाइल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, रिसेंट में आपने कौन-कौन से फाइल्स पे काम किया है। फिर बात करें तो यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, जो कि पहले से बने बनाए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक लेनी है। अब मैं आपको बता दूँ कि एक्सेल में जो फाइल बनती है, उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं, ठीक है? और वर्कबुक के अंदर जितने भी हम शीट्स बनाएँगे, उनको सिंपली वर्कशीट या शीट के नाम से जाना जाएगा। तो खा हालाँकि ये सब टर्म्स हम बार-बार यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। हमें एक ब्लैंक वर्कबुक लेना होगा ताकि हम उसके अंदर अपना काम एकदम बिगिनिंग से शुरू कर सके। चलिए, और जब इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे तो अगले क्लास में, यानी कि आने वाली जो वीडियोस हैं, उसमें मैं इसी फाइल का यूज़ करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ-साथ इसे बनाते चलिए। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते चलिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, तो जब आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप 19 के ऊपर का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि स्क्रीन थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर दिखाई दे। ओके, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर अगर बात करें तो ये ए बी सी डी लिखी हुई दिख जाएगी, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं। उसी तरीके से ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, इसे हम लोग रो कहते हैं। तो काफी सारे इसमें रो दिए होते हैं। अब एग्जैक्टली अगर जानना हो कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो मैं बात करूं अगर एक्सेल के एक शीट की, तो इसमें रोज कितने होते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं, आप इसके नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है? ये इंटरव्यू का सवाल हो सकता है कि अच्छा, आप एक्सेल शीट का यूज़ करते हो और ये बताओ कि एक एक्सेल शीट में कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं। देन वहाँ पर आप इसे बता सकते हैं कि देखो, रोज़ की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई 10,48,576 यहाँ पर टोटल रो होते हैं, राइट? और अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स होते हैं 16,384। तो 16,384 कॉलम होते हैं और लास्ट जो कॉलम होता है, अब चूंकि ये अल्फाबेट में चल रहा है, तो यहाँ पर ए बी सी डी में ही होगा ना। तो लास्ट जो कॉलम होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एफ डी से, राइट? अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि आखिर ये सही में यही होता है या नहीं। तो आपको एक तरीका बता दूं कि जब आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ सिलेक्शन जाता है, अप दबाएंगे तो ऊपर,
लेफ्ट राइट दबाएँगे तो राइट साइड में आपका ये सिलेक्शन जाएगा और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक-एक जब हम दबा रहे हैं ना, तो ये एक-एक सेल आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये भी बता दूँ कि रो और कॉलम से मिलकर जो एरिया बनता है उसे हम सेल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं कॉलम और इसे बोलते हैं रो और रो और कॉलम के मिलने से जो एरिया बनता है उसे हम सेल कहते हैं। अब अगर बात करूँ टोटल रोज कितने हैं, टोटल कॉलम्स कितने हैं, इसको जांचने के लिए तो कंट्रोल बटन के साथ आप जैसे ही डाउन एरो दबाएंगे आप पहुंच जाएंगे अंतिम रो पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतिम रो की संख्या कितनी है 10,48,576 राइट। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि यहाँ पर 10,48,576 रो होते हैं एक सिंगल सीट के अंदर, यानी कि आप 10,48,576 डेटा एक शीट में एंट्री कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे आप फिर से पहले वाले शीट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाना है। आप अंतिम सेल पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है XFD और अगर बात करें इसकी संख्या कितनी होती है तो वो होती है 16,384। भैया हम कैसे मान लें कि ये 16,384 होता है? कई सारे तरीके हैं जानने के, उसमें से एक तरीका जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से आप जो है एक फॉर्मूला भी सीख जाएंगे और आपको ये वेरीफाई भी हो जाएगा राइट। तो उसके लिए आपको किसी भी सेल के अंदर लिखना है इज इक्वल टू, अच्छा मैं ये बता दूं कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं एक्सेल के अंदर तो पहले इक्वल साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्मूला का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि यार फॉर्मूला इतने सारे हैं कैसे याद होगा। बहुत सिंपल तरीके से याद करा दूंगा, बस आप इन वीडियो के साथ बने रहिएगा। इतने सारे फंक्शन इतने सारे फॉर्मूलाज आप चुटकियों में याद कर जाएंगे और उनका यूज भी करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा और इस पूरी सीरीज को फॉलो करना होगा राइट। तो मैं काफी मेहनत के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ और हर एक चीज जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आपको जितनी भी चीजें सीखनी चाहिए वो सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। कोई भी अननेसेसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, कोई भी कोर्स मैं बेचने वाला नहीं हूँ, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि आपको आपके डाउट का जो है सॉल्यूशन मिल सके। ओके चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला लगाना होता है एक्सेल में तो उसके लिए आप सबसे पहले इक्वल साइन को लिखेंगे राइट और उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमेशा स्मॉल लेटर में लिखें और स्मॉल लेटर में लिखने से फायदा क्या होता है कि आपको नीचे सजेशन मिलता है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ सी, तो अब देखिए सी से शुरू होने वाले सारे फॉर्मूले आ गए। तो आप ये याद रखो कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है आप राइट, आपको सजेशन मिल रहा है। सी के बाद मैंने लिखा है ओ, अब सी ओ से शुरू होने वाले सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, जैसे कोड है, कॉल्यूम है, कॉल्यूम्स हैं, ऐसे फॉर्मूले हैं। तो मुझे COUNT काउंट और मुझे खाली स्थान गिनना है, इसके लिए मैंने ले लिया काउंट ब्लैंक। अब देखो मैंने पूरा टाइप नहीं किया इस फॉर्मूले को, सीखिए कि कैसे फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मैंने पूरा टाइप नहीं किया बल्कि मैंने डाउन एरो दबाया और मैं चला गया काउंट ब्लैंक पर और यहां पर मैंने दबा लिया है टैब। तो जैसे ही टैब दबाया ये फॉर्मूला अपने आप लिख दिया और उसके बाद आप ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे रेंज दे रखा है। रेंज मतलब कितना आपको गिनना है भाई, तो चलो छोटे से प्रैक्टिस करते हैं। लाइक मैंने यहाँ से यहाँ तक गिना, अब आप खुद मैनुअली गिन के देखो कितने ब्लैंक एरियाज हैं, 1 2 3 4 5, 5, तो आंसर शुड बी 5। ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर दबाते हैं राइट, वेरी गुड। फिर से मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा दोबारा से, तो इज इक्वल टू काउंट और ब्लैंक ले लिया मैंने और इस बार मैं इन पांचों छह को गिनूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टोटल 7 सेल्स को सेलेक्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो अब आप कहेंगे कि इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्यों 5 आना चाहिए, हमने तो 7 सिलेक्ट किए हैं। तो उसमें से दो ऐसे रो हैं जिसमें आपने कुछ लिख रखा है, वो ब्लैंक नहीं है। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, केवल खाली स्थान को गिनेगा ना। चलो सही है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया तो क्या ये अपडेट होगा, 100% अपडेट होगा राइट, क्योंकि ये रेफरेंस से बना है। खैर रेफरेंस क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा, बट इतना आप समझ गए। तो मुझे तो भाई पूरे रो को गिनना है ना, तो क्या सर पूरे रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा,
बहुत टाइम लग जाएगा, 16,000 रो सिलेक्ट करने हैं। तो चलिए आइए सिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक लिखने के बाद अब मुझे पूरा सेल अगर सेलेक्ट करना पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सिलेक्ट करने में, राइट? तो आप सिंपली ये 1 पे क्लिक कर दीजिए। ये जो रो की लाइनिंग दिख रही है ना, 1 पे, 2 पे, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया। अब 1 पे क्लिक करने का मतलब है जितने रो है ना, उस रो में जितने कॉलम्स हैं, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, जितने सेल्स हैं, वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया एंड देन एंड। आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर आया है वो है 16,384, जो कि एग्जैक्टली वही है जो मैंने बताया था। सिमिलरली हम इसे भी पता लगा सकते हैं कि रोज की संख्या कितनी है। तो हालांकि वो तो हमें पता है, बट हम फिर भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं काउंट ब्लैंक। और इस बार मैंने ए पे क्लिक कर दिया। अच्छा, बी पे क्यों नहीं? बी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 16,574 रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके 2 सेल ऐसे हैं जिसमें हमने कुछ लिख रखा है। और जबकि ए को सेलेक्ट करेंगे तो 16,576 मिलेगा, राइट? अब देख सकते हैं आप 16,576 मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, और फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं भाई वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गया है। मैंने इसे हटा दिया है, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्सेल आखिर होता क्या है, क्या करते हैं हम एक्सेल में। इतना बड़ा शीट है, और इतने बड़े शीट पर डाटा को मैनेज करने का काम होता है एक्सेल का। अगर मैं आपको डाटा अभी दिखा दूं कि एक्सेल के अंदर हम कितने बड़े क्वांटिटी में डाटा को मैनेज कर सकते हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा घबरा जाएं इस बात से। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार इतना सारा डेटा है, कैसे मैनेज होगा। बट यकीन मानिए, अगर आप वीडियोस में लास्ट तक बने रहते हैं, पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं ना, तो आपको एक एक चीज मैं बता दूंगा एक्सेल के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, और क्यों होता है, यहां तक भी बता दूंगा, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमने सर वर्कबुक तो बनाना सीख लिया कि वर्कबुक कैसे बनाते हैं, बट वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है, थोड़ा ये समझा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल तो नॉलेज लेनी ही है, लेकिन उसमें आने वाले जो टर्म्स हैं, लाइक वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, जैसे मैंने बताया कॉलम क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, रेफरेंसेस क्या होता है, ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। तब जाकर आप एक बेहतर नॉलेज ले पाएंगे एक्सेल में, और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछेगा, आपके पास उसका जवाब तुरंत रहेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, राइट? जैसे एक्सेल में मुझसे कोई अगर सवाल करता है, तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन रहता है। अगर कुछ ऐसा ट्रिकी सा सवाल है, तो मैं हाँ थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, थोड़ा सा सोचता हूँ उस पे, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकालता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही आपको भी बनना है, ताकि आप जिस भी फील्ड में काम करने जाए, सिर्फ आपकी ही बात हो, आपको ही लोग ढूंढे कि यार यही ये बंदा है जो ये काम कर सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब भी काम में लगे हैं, आप भी काम में लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बेहतर करना है, ये मेरा सोच है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बता दूं कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है। तो जैसे जब हमने क्लिक किया था तो एक ब्लैंक वर्कबुक बना था, तो ये पूरा जो एक्सेल शीट आपको दिख रही है, मतलब पूरा जो एक्सेल दिख रहा है, इसको वर्कबुक कहते हैं। अब ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक किताब है मेरे पास, उसमें कितने पन्ने हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? एक किताब के अंदर 100 पन्ने भी हो सकते हैं, 200 पन्ने भी हो सकते हैं, 250 पन्ने भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर बात करें तो एक्सेल का जो वर्कबुक है वो एक किताब है, जिसके अंदर एक शीट भी हो सकता है, 2 शीट भी हो सकता है, और हजारों शीट्स भी हो सकते हैं। और अलग अलग शीट का यूज हम अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो ये बेसिक सा फर्क होता है वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर। यानी वर्कबुक क्या है? एक एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे वर्कशीट हो सकते हैं, और हर शीट पर अलग अलग डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये वर्कबुक है कि वर्कशीट है? सिंपल है, एक्सेल का जो फाइल है वो वर्कबुक है, और जब एक्सेल फाइल को खोलते हैं तो उसके अंदर जो डेटा होते हैं उसे हम वर्कशीट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ एक फाइल। तो मैं यहाँ पे चला गया ओपन पे, एंड मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर जो है फाइल्स है, लाइक मेरे पास एक ये फाइल पड़ा है, जस्ट फॉर देखने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैंने इसको ओपन किया, बट ये हुआ नहीं। मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या। या खुल रहा है, थोड़ा स्लो है, खुल रहा है।
चलिए, चूँकि डेटा बहुत ज़्यादा है ना, दैट्स व्हाई इसको खुलने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है, ठीक है? तो अभी ये खुल जाएगा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पे कितना सारा डेटा है और कितने सारे शीट्स हैं। नाउ अभी आपके सामने ये प्रेज़ेंट हुआ था या अभी आप देख सकते हैं, ये जो वर्कबुक है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है विजय और इसमें ना बहुत सारा डाटा है। आप अगर नोट यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं और ये केवल एक शीट की बात है। अगर मैं बात करूँ ये दूसरे शीट की, अच्छा डाटा पूरी तरह से लोड भी नहीं हुआ है, तो आप नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक शीट ये है जिसके ऊपर कुछ डाटा रखा हुआ है, ये दूसरा शीट है उसके ऊपर कुछ डाटा रखा हुआ है, ये तीसरा शीट है इसके ऊपर कुछ डाटा रखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं वर्कशीट, राइट? तो वर्कबुक एक्सेल की एक फाइल होती है और वर्कशीट उसके अंदर बहुत सारे अ, शीट्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने एक्सेल फाइल में और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था अलग-अलग चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ रोज़ बताए, नंबर ऑफ कॉलम्स बताए, साथ ही मैंने आपको डेटा को ओपन करके भी दिखाया कि कितने बड़े स्केल पर हम डेटा के साथ काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना है और छोटी-छोटी वीडियो रहेंगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो 2 से 3 मिनट की होंगी और हर वीडियो में मैं आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा। कुछ वीडियोस हालाँकि हो सकती हैं कि लंबी हो क्योंकि एक्सेल में जब हम काम करते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े डेटास पे भी काम करना पड़ता है। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं। तो फ़ाइल को सेव करने का सिंपल तरीका है, फ़ाइल पे जाइए और यहाँ पर सेव एज़ पे आपको क्लिक करना होता है। ये पहली बार के लिए होता है जब आप चाहते हैं कि अपने फ़ाइल को या अपने वर्कबुक को एक नाम दें और एक लोकेशन पे सेव करें, तब आपको सेव एज़ करना होता है और उसके बाद जितनी भी चेंजेस की करेंगे, यानी एक बार फ़ाइल को सेव एज़ से सेव कर लिया तो फ़ाइल का नाम दे दिया और फ़ाइल की लोकेशन चूज़ कर ली। लेकिन उसके बाद आपने फ़ाइल के अंदर और कुछ काम किया और डेटा भरा, तब जब आपको सेव करना होगा तो आप बार-बार लोकेशन नहीं चुनेंगे, बार-बार नया नाम नहीं देंगे, बल्कि आपको उस समय केवल सेव का यूज़ करना होगा और उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल एस भी आप दबा सकते हैं। तो चलिए पहली बार है इसलिए हम यहाँ पर सेव एज़ को यूज़ करेंगे और मुझे अपने कंप्यूटर में ही इसे सेव करना है, क्लाउड पे सेव नहीं करना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ से ब्राउज़ ऑप्शन को चुनता हूँ। ब्राउज़ ऑप्शन को चुनने के बाद हमें एक लोकेशन चुन लेनी होगी कि एक्चुअली हम इस फाइल को कहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे नोट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर इसे सेव कर रहा हूँ और इसके लिए एक अच्छा-सा नाम सोच लेता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है? तो प्रोजेक्ट फाइल मैं इसका नाम रख देता हूँ और अगले दिन से हम इसी फाइल पे वर्क करेंगे और लास्ट में जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो ये फाइल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूँगा। चलिए, तो इतना करते हैं और इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं इसे सेव। हमारा फाइल सेव हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा फाइल सेव है कि नहीं? तो आप यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं, जो फाइल का नाम आपने रखा था, वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा फाइल पूरी तरह से सेव। अब अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, तो उसको सेव करने के लिए आपको सिंपली फाइल से जाकर सेव पे क्लिक करना होगा, ना कि सेव एज़ पे। बट उससे भी अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए, कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल एस दबाकर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, फाइल को कैसे एक्सेल में फाइल को कैसे खोलना है, वर्कबुक कैसे लेनी है, वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है और उसके अलावा फाइल को कैसे सेव करना है अलग-अलग लोकेशन पे, वो भी आपको बताया। नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में मैंने बताया और एक छोटा-सा फॉर्मूला हमने सीखा जिसका नाम था काउंट ब्लैंक। ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हम आने वाली वीडियोज़ में और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखने वाले हैं और वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।